वॉर्स की हिस्ट्री में आपने बहुत सारी लड़ाइयों के बारे में सुना होगा जिसमें दो देश, दो स्टेट या दो ग्रुप आपस में काफी दिनों तक लड़ते रहे। लेकिन आज हम एक ऐसी लड़ाई के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में एपिक है, जिसके बारे में आपने सुनना तो दूर सोचा तक नहीं होगा। 1932 में ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसी वॉर लड़ी और ये वॉर उसने किसी नेशन, किसी ग्रुप या किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं बल्कि एक पक्षी के खिलाफ लड़ी थी। और ये कोई ऐसी वैसी वॉर नहीं थी, इसमें मशीन गन्स का यूज किया गया था ईमूज वर्ड के अगेंस्ट। और ये वॉर कोई एक घंटे या एक दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे एक मंथ तक के लिए ऑस्ट्रेलिया ईमूज के खिलाफ ये जंग लड़ता रहा। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या थी और आखिरकार इस लड़ाई का रिजल्ट क्या रहा, कौन इसमें विजयी रहा। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद बहुत सारे सैनिक जो वर्ल्ड वॉर में लड़े थे और डिस्चार्ज हो गए थे, उन्हें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर एरियाज में फार्मिंग के लिए जमीन दी। 1923 में महामंदी की शुरुआत के साथ इन किसानों को अपनी गेहूं की फसल बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित किया और सरकार ने सब्सिडी के रूप में सहायता का वादा भी दिया। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ये हेल्प करने में विफल रही। सिफारिशों और वादा की गई सब्सिडी के कारण गेहूं की कीमतें गिरती रही और अक्टूबर 1932 तक स्थिति और भी गंभीर हो गई। किसान मौसम की फसल काटने की तैयारी कर रहे थे, जबकि साथ ही साथ गेहूं देने से इनकार करने की धमकी भी दे रहे थे। उसी वक्त लगभग 20,000 ईमू के आने से किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई। ईमू अपने ब्रीडिंग सेशन के बाद नियमित रूप से रीजनल एरिया से कोस्ट की ओर पलायन करते हैं। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई किसानों के द्वारा साफ की गई लैंड और अतिरिक्त जल आपूर्ति उपलब्ध कराए जाने के साथ ईमूज को लगा कि खेती की गई ये भूमि उनके लिए अच्छी जगह है रहने के लिए और वो इस फार्मिंग लैंड में घुसने लगे, मेनली चैंडलर और वाल्गोलैंड के आसपास की फार्मिंग लैंड में। ईमू ने फसलों को खाकर बर्बाद कर दिया और फेंसेस में काफी बड़े बड़े छेद कर दिए जहां से खरगोश अंदर घुस सकते थे और आने वाले टाइम में और ज्यादा फसलों को नुकसान कर सकते थे। किसानों ने अपनी फसलों को ईमूज द्वारा नुकसान पहुंचाने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की और आपस में डिस्कस करने के बाद किसानों ने एक ग्रुप बनाया और ये सोल्जर का ग्रुप जाकर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस सर जॉर्ज पियर्स से मिलता है। वर्ल्ड वॉर 1 में सर्व करने की वजह से सोल्जर्स को पता था कि मशीन गन्स कितनी इफेक्टिव होती हैं और इसीलिए उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से कहा कि मशीन गन्स डिप्लॉय की जाएं ईमूज के अगेंस्ट और मिनिस्टर ने तुरंत इसके लिए अपनी सहमति भी दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। मशीन गन्स को सिर्फ मिलिट्री पर्सन यूज करेंगे। ट्रूप्स ट्रांसपोर्टेशन के पूरा का पूरा खर्चा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को उठाना पड़ेगा और फूड और रहने की व्यवस्था और गोला बारूद का खर्चा किसान उठाएंगे। इन्हीं शर्तों के साथ मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने ईमूज के खिलाफ मशीन गन्स को यूज करने की परमिशन दे दी और किसानों ने भी ये शर्तें मान ली और ऐसा माना गया कि पियर्स ने ये सोच के अपनी सहमति दी थी कि इससे सैनिकों के निशाना लगाने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ में ये भी माना जाता है कि शायद इसका मेन मोटिव था फार्मर्स की हेल्प करना ताकि ब्रूइंग सेशन मूवमेंट से किसान थोड़ा दूर हो जाएं। 1933 वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन सक्सेशन रेफरेंडम 8 अप्रैल 1932 को हेल्ड किया गया था, ये जानने के लिए कि क्या ऑस्ट्रेलियन स्टेट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया शुड लीव द ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन और नॉट। हालांकि 2/3 वोटर्स ने इसके फेवर में वोट किया, बट इसे इंप्लीमेंट करना सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इस वॉर के खत्म होते होते एक सिनेमेटोग्राफर को भी हायर किया गया था फॉक्स मूवी टाउन से। वैसे तो ये वॉर अक्टूबर 1932 में स्टार्ट होनी थी रॉयल ऑस्ट्रेलिया आर्टिलरी के मेजर ग्वे मेरेडिथ की अगुवाई में। मेरेडिथ कमांडिंग सोल्जर सार्जेंट एस मोरे और गनर जे हॉलारेन जो कि 2 ल्यूइस गन से लेस थे विद 10,000 राउंड्स ऑफ गोला बारूद, लेकिन ये ऑपरेशन डिले हो गया था और हैवी रेनफॉल की वजह से एमूज भी काफी बड़े एरिया में फैल गए थे और बारिश जाकर 2 नवंबर 1932 तक रुक गई थी। इसके बाद सैनिकों को किसानों की सहायता करने के आदेश के साथ तैनात किया गया और एक समाचार पत्र के अनुसार 100 एमू की खालें इकट्ठा करने के लिए कहा गया ताकि उनके पंखों का यूज करके घुड़सवारों के लिए टोपी बनाई जा सके। और आखिरकार ये अटैक नवंबर में स्टार्ट होता है और 2 नवंबर को ट्रूप चैंपियन ट्रैवल करते हैं जहां पे 50 इमूज देखे गए, लेकिन ये इमूज गन्स की रेंज से बाहर थे। तो वहां के लोकल्स ने इमूज के लिए झुंड को
एम्बुश करने की ट्राई की, लेकिन ये बर्ड्स छोटे छोटे ग्रुप में बंट गए और भाग गए, इसलिए टारगेट नहीं हो पाए। हालांकि पहली गोलियों की बौछार इनइफेक्टिव रही रेंज की वजह से, लेकिन सेकेंड राउंड ऑफ फायर में कुछ इमूज मारे गए और सेम डे बाद में एक और इमूज का ग्रुप रेस्ट करते हुए मिला, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 1 डजन इमूज मारे गए थे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंट इवेंट था 4 नवंबर को मेरेडिथ ने एक लोकल डैम के पास में एक एम्बुश बना रखा था और अराउंड 1000 इमूज उनकी पोजीशन की तरफ आते हुए स्पॉट हुए और इस बार गनमैन ने फायर ओपन करने से पहले वेट किया वर्ड्स का क्लोज प्रोक्सिमिटी में आने का, लेकिन भाई साहब अभी सिर्फ 12 वर्ड्स ही मरे थे कि गन जैम हो गई और वर्ड्स तितर बितर हो गए और उस दिन और वर्ड्स देखने को नहीं मिले। आने वाले दिनों में मेरेडिथ साउथ की तरफ मूव करते रहे और उन्होंने पाया कि उस तरफ इमूज इंसानों से इतना नहीं डरते थे, लेकिन मेरेडिथ को यहाँ पे अपने एफर्ट्स के हिसाब से सक्सेस नहीं मिली। इस लड़ाई के 4th डे तक ट्रूप्स ने ये फिगर आउट कर लिया था कि इमूज के हर ग्रुप का एक लीडर होता है और वो ट्रूप्स के लिए आसपास नजर रखते हैं जब उनका झुंड फसल पे अटैक करता है। एक टाइम तो ऐसा आया जिसमें मेरेडिथ ने एक गन ट्रक के ऊपर माउंट कर दी, लेकिन ये आइडिया तो बहुत ही इनएफिशिएंट साबित हुआ क्योंकि इमूज बहुत तेज भागते हैं और ट्रक्स बर्ड्स के साथ compete नहीं कर पाए और ऊपर से बम्प्स और रास्ते की वजह से गनर के लिए शॉट को फायर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। 8 नवंबर यानी कि वॉर शुरू होने के 6 दिन बाद तक 2500 राउंड फायर करने के बाद टोटल कितने वर्ड्स मारे गए थे ये अभी तक अनसर्टेन था। एक रफली एस्टिमेट था कि टोटल 50 वर्ड्स मारे गए थे और एक दूसरे एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 200 से 500 वर्ड्स ही मारे गए थे और मेरेडिथ के अकॉर्डिंग उसके ट्रूप्स बिल्कुल सही सलामत थे और ट्रूप्स की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। 8 नवंबर तक न्यूज रिपोर्ट ने इमू वॉर के फेल होने को वाइडली पब्लिसाइज कर दिया था। ऑस्ट्रेलियन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स ने सिचुएशन का मजाक बनाया कहकर कि अगर किसी को इस कॉन्फ्लिक्ट से मेडल मिलना चाहिए तो वो इमूज हैं जो अब तक हर राउंड जीत चुके हैं और दुनिया भर में ऑस्ट्रेलिया का इस अटैक को लेकर भारी क्रिटिसिज्म हुआ। एक वर्ड्स के खिलाफ में गन्स का यूज किया जाना ऑस्ट्रेलिया के लिए भारी निंदा का कारण बन गया। ऑस्ट्रेलिया के लोग भी इसके अगेंस्ट सड़कों पे उतर आए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। इस इवेंट की मीडिया में नेगेटिव कवरेज को देखते हुए और ये देखते हुए कि सिर्फ कुछ एक वर्ड्स ही मारे गए थे, पियर्स ने मिलिट्री और गन्स को 8 नवंबर को विड्रॉ कर लिया था। विड्रॉल के बाद मेरेडिथ ने इमूज को जुलूस से कंपेयर किया। जुलूस साउदर्न अमेरिका के नागुनी के नेटिव लोग हैं। मेरेडिथ का कहना था कि इवन जख्मी होने के बाद भी इमूज रुक नहीं रहे थे और इस लड़ाई में ये साबित हो गया था कि ऑस्ट्रेलिया का इमूज के खिलाफ ये वॉर बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है और इमूज इसमें क्लियरली विनर बताए गए। विड्रॉल के बाद भी इमूज फसलों को तबाह करते रहे। किसानों ने फिर से हेल्प मांगी, ये कहते हुए कि गर्म मौसम और सूखे की वजह से हजारों में इमूज खेतों में आ रहे हैं और फसलें तबाह कर रहे थे। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियर जेम्स मिशेल ने भी इसका समर्थन किया कि सही टाइम है फिर से अटैक करने का और सेम टाइम पे बेस कमांडर ने रिपोर्ट इशू की थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में 300 इमूज मारे गए थे। रिक्वेस्ट और बेस कमांडर की रिपोर्ट को देखते हुए 12 नवंबर तक डिफेंस मिनिस्टर ने मिलिट्री एफर्ट्स फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी। उन्होंने सेनेट में इस डिसीजन को डिफेंड किया, समझाया कि सोल्जर्स जरूरी हैं ताकि बड़े इमू पॉपुलेशन के एग्रीकल्चर थ्रेट को हैंडल किया जा सके। जब मिलिट्री ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को गन्स लैंड करने के लिए मना लिया, उनकी उम्मीद थी कि वो जरूरी लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन मेरिट को एक बार फिर से फील्ड में भेज दिया गया क्योंकि स्टेट में एक्सपीरियंस मशीन गनर्स की कमी थी। 30 नवंबर 1932 को फील्ड में जाके मिलिट्री ने पहले 2 दिन में कुछ सक्सेस पाई, लगभग 40 इमूज मार गिराए। तीसरे दिन 15 नवंबर को इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन 2 दिसंबर तक सोल्जर लगभग 100 इमूज हर वीक मार रहे थे। मेरेडिथ को 10 दिसंबर को वापस बुला लिया गया और अपनी रिपोर्ट में उसने 986 कंफर्म्ड किल और 9860 राउंड्स का जिक्र किया। हर कंफर्म्ड किल पर एग्जैक्टली
10 राउंड्स। इसके अलावा मेडिथ ने कहा कि 2500 से ज्यादा जख्मी वर्ड्स भी अपनी चोटों से मारे गए। इस अटैक की सक्सेस को इवैल्यूएट करते हुए कोल गार्डी माइनर के आर्टिकल ने रिपोर्ट किया गया कि हालांकि मशीन गन्स के यूज को भी काफी जगह पे क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन मेथड इफेक्टिव साबित हुआ और जो भी फसलें बाकी बची थी उन्हें बचाया गया। बुलेट और कैजुअलिटी का रेशो इतना ज्यादा था कि कंटिन्यू करना जस्टिफाई नहीं लग रहा था। और ईमूज के अगेंस्ट ये वॉर 2 नवंबर 1932 से लेकर 10 दिसंबर 1932 तक चलता है। टोटल 1 मंथ, 1 वीक और 1 दिन के लिए। लेकिन ये ऑपरेशन एक तमाशा बन गया क्योंकि ईमूज काफी चुस्त और तेज थे और वो इजिली सोल्जर से बच गए और बहुत ही कम नंबर्स में ईमूज मारे गए, जिससे मशीन गन्स का असर बहुत ही कम रहा। और फिर सेना को लोगों से इसके लिए बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा फॉर यूजिंग अनकन्वेंशनल फोर्स अगेंस्ट द वर्ड्स। इस ऑपरेशन ने ये हाईलाइट कर दिया कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फोर्स नहीं होती है। इस वॉर में टोटल 986 ईमूज मारे गए थे, जो कि टोटल पॉपुलेशन का बहुत ही कम था और गवर्नमेंट ने ये कैंपेन खत्म कर दिया, ये एक्नॉलेज करते हुए कि ईमूज वर द विनर ऑफ दिस वॉर। और आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की इस अजीबोगरीब लड़ाई में हार होती है। मुझे उम्मीद है कि आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा, कुछ नया जाना होगा और इसी तरह की और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।